चैप्टर 21। अब आगे। खन्ना मेंशन। अगली सुबह अयांश का कमरा। सुबह की मुलायम धूप खिड़की के पर्दों को चीरती हुई अंदर दाखिल हो रही थी। कमरे की दीवारों पर सोने सी रोशनी बिखरी हुई थी, जैसे खुद वक्त कुछ पलों के लिए थम गया हो। द्रुति की आंखें धीरे धीरे खुली। पहली चीज जो उसने देखी, अयांश का चेहरा था, जो गहरी नींद में उसके ठीक बगल में लेटा हुआ था। सांसों की हल्की आवाज और चेहरे पर थकान के साथ एक अजीब सी मासूमियत। एक पल को द्रुति की आंखों में नरमी उतर आई। उसने चुपचाप अयांश की तरफ देखा, जैसे अपने अंदर के उस सवाल का जवाब ढूंढ रही हो। क्या मैं इस इंसान की जिंदगी में अपनी जगह बना पाऊंगी? उसने धीरे से लहंगे की भारी घेर समेटी और बिना कोई आवाज किए बिस्तर से उठ खड़ी हुई। कमरे में फूल अब भी महक रहे थे, लेकिन उनके रंग अब उसे बोझिल लगने लगे थे। वो सीधे वॉशरूम की ओर बढ़ी। ड्रेसिंग एरिया, अंदर का कमरा। वहां एक अलग ही दुनिया थी। बड़ी अलमारी, वॉक इन क्लोजेट की तरह सजी हुई। शेल्फ पर करीने से रखे गए ड्रेसेस, चूड़ियां, सैंडल और एक दो पर्स। सब कुछ बहुत निजी, बहुत सजीव। द्रुति ने जैसे ही दरवाजा खोला, उसकी आंखें अटक गईं। शिवांगी के साइज की ड्रेसेस, उसकी पसंद के कलर्स, उसकी खुशबू। वो एक पल को वहीं खड़ी रह गई, जैसे किसी और की जिंदगी में खुद को घुसपैठिया सा महसूस कर रही हो। द्रुति मन में, ये कमरा, ये अलमारी, ये रंग, ये रैक, सब किसी और के लिए था, और अब ये मेरा है। क्या ये ठीक है? उसने एक साड़ी निकली, जो ब्लाउज जाहिर तौर पर उसके साइज से थोड़ा बड़ा था। उसने पिन लगा ब्लाउज एडजस्ट किया। रेडी हो। उसने आईने में खुद को देखा, मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र, हाथों में चूड़ियां और आंखों में सवाल। क्या मैं वाकई इस घर की बहू हूं, या बस किसी की जगह भर रही हूं? एक पल को उसने चाहा, घड़ी की सुइयां वापस घुमा दे। लेकिन फिर उसने आईने में खुद को सीधा देखा और खुद से कहा, अब जब ये रास्ता चुन ही लिया है, तो डर से नहीं, हिम्मत से चलूंगी। वो कपड़े बदलकर बाहर निकली। बाल ढीले बंधे थे, चेहरे पर कोई मेकअप नहीं, सिर्फ एक ठहराव। कमरे में अब भी अयांश सो रहा था, करवट बदले। उसकी नींद में भी एक मासूम सी सुकून था, जैसे उसे भरोसा हो कि अब सब ठीक है। सुबह 9 बजे ब्रेकफास्ट टेबल। खन्ना मेंशन के ग्राउंड फ्लोर पर बना डाइनिंग हॉल आज कुछ खास लग रहा था। टेबल पर पहले से नाश्ता सजा हुआ था, आलू के पराठे, मूंग दाल चीला, फ्रूट प्लेटर, ताज़ा जूस और स्टील की चाय पॉट से उठती भाप। वातावरण में हल्की सी इलायची की खुशबू तैर रही थी। पर आज सबकी नजर खाने पर नहीं, उस एक चेहरे पर थी, जो पहली बार इस टेबल पर बैठने वाली थी। द्रुति, साड़ी पहने, हल्के गीले बालों में सिंपल कंघी किए हुए, मांग में सिंदूर और आंखों में झुकी हुई शर्म लिए डाइनिंग एरिया की ओर बढ़ रही थी। उसके पैर की पायल की रुनझुन जैसे सबको उसकी मौजूदगी का एहसास करा रही थी। द्रुति जैसे ही नाश्ते की टेबल की ओर बढ़ी, पूरे हॉल में हल्की सी चहक और गर्मजोशी का माहौल था। लेकिन तभी एक तेज, चौंकती हुई आवाज हवा को चीरती है। सावी ने द्रुति को देखकर हैरान होकर कहा, द्रुति, तुम अयांश के रूम से बाहर आ रही हो? क्यों? सबकी नजरें अचानक द्रुति पर टिक गईं। द्रुति एक पल को ठिठक गई। उसके हाथ में चूड़ियां बजी और पायल की आवाज थम गई। सावी की नजर अब उसकी मांग और गले पर पड़ी, जहां लाल सिंदूर और अयांश का पहनाया मंगलसूत्र साफ चमक रहे थे। उनकी आंखों में एकदम अविश्वास उतर आया। सावी, जो वहीं पास खड़ी थी, तना हुआ चेहरा, माथे पर शिकन और होठों पर घृणा, उसने एक नजर द्रुति को ऊपर से नीचे तक देखा और तल्ख लहजे में कहा, तुम्हारी हिम्मत भी गजब है। एक गरीब लड़की, खन्ना खानदान की बहू बनने का सपना लेकर यहाँ पहुंच गई। ये सब हो क्या रहा है? द्रुति कुछ बोलने ही वाली थी कि तभी अंश खन्ना की गंभीर आवाज कमरे में गूंजी। बस। अंश आगे आया और दोनों महिलाओं के बीच खड़ा हो गया। उसकी आवाज में संयम था, पर शब्दों में वजन। अंश, द्रुति अब इस घर की बहू है, अयांश की पत्नी है। मंडप में वही बैठी थी, और ये फैसला हम सब की इज्जत के लिए लिया गया था। सावी और सावी दोनों अवाक। सावी झल्लाकर, मगर क्यों? हमारे घर की बहू बनने के लिए इतनी आसानी से कोई भी आ सकता है क्या? उसका स्टेटस, उसका बैकग्राउंड कुछ मायने नहीं रखता। अंश सीधे आंखों में देखते हुए, मायने रखता है, लेकिन उससे ज्यादा मायने रखता है इज्जत, नियत और हालात। फिर द्रुति की ओर मुड़कर, और इसमें द्रुति की कोई गलती नहीं है। उसे दोष देना हमारी अपनी नाकामी को ढकने जैसा होगा। द्रुति अब भी चुप खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, पर सम्मान की एक टहनी टूटती महसूस हो रही थी। उसने नजरें झुका लीं। सावी ने आगे बढ़ प्यार से उसके गाल पर हाथ फेर, हाँ में सर हिला। उसने डाइनिंग टेबल पर बैठने का इशारा किया। सानवी मुंह बना चली गई।
मुझे ऐसे लोगों के साथ ब्रेकफास्ट नहीं करना। दूसरी ओर कपूर मेंशन। चारों ओर एक अजीब सी खामोशी पसरी थी। कपूर मेंशन के विशाल हॉल में सजे हुए फूल अब मुरझाए हुए लग रहे थे, जैसे हर दीवार, हर कोना इस अधूरी शादी की गवाही दे रहा हो। शिवांगी की शादी छोड़कर भागने की खबर टीवी स्क्रीन पर बार बार फ्लैश हो रही थी। कपूर परिवार की बेटी शिवांगी ने फेरों से कुछ ही देर पहले शादी छोड़ दी, हर न्यूज चैनल पर यही हेडलाइन गूंज रही थी। संयम कपूर का चेहरा तन गया था, उनकी मुठ्ठियां भींची हुई थी। ये सब हो क्या रहा है? और ये बात फैली कैसे इतनी जल्दी? उनका स्वर कठोर था, लेकिन भीतर कहीं वो टूट रहे थे। सार्थक ने सामने बढ़ते हुए शांत पर दृढ़ स्वर में कहा, पापा, फिक्र मत करें। मैं सब संभाल लूंगा। जो भी नुकसान हुआ है, मैं भरपाई कर दूंगा। अभी आपको खुद को शांत रखना है। संयम ने एक नजर सार्थक की ओर देखा, उनकी आंखों में निराशा, क्रोध और सवालों का तूफान था, लेकिन बेटे की बातों में विश्वास करने के अलावा कोई चारा नहीं था। दूसरी ओर सोफे पर बैठी सिद्धि कपूर लाल सूती साड़ी में जैसे कोई बुझा हुआ दिया हो। उनकी सूजी हुई आंखें, भीगी पलकों के बीच बस एक ही सवाल था, मेरी बेटी ने ऐसा क्यों किया? आशी धीरे से उनके पास आकर बैठी। उसने सिद्धि के कांपते कंधों को थामा और भर्राए स्वर में बोली, मम्मी, प्लीज खुद को कमजोर मत होने देना। हम सब साथ हैं। शिवांगी जो भी कर रही है, उसके पीछे कोई बात जरूर होगी। हम उसे ढूंढ लाएंगे। सिद्धि ने आशी का हाथ कसकर पकड़ लिया। मुझे मेरी बेटी चाहिए, बस मेरी बेटी। हॉल के एक कोने में खड़ा आर्यन, सार्थक का असिस्टेंट, तेजी से फोन पर बात कर रहा था। हमने सीसीटीवी फुटेज चेक की है, सर। शिवांगी मेहमानों के आने से पहले ही गायब हो गई थी। शायद उसे कोई लेकर गया है, खुद से गई है या कोई प्लान था पहले से। सार्थक ने उसकी ओर देखा, मुझे लोकेशन चाहिए। आखिरी बार उसका फोन कहाँ ट्रैक हुआ था? आर्यन ने सिर हिलाया और जवाब दिया, मुंबई के बाहरी इलाके के पास एक फार्म हाउस के नजदीक। उसके बाद फोन स्विच ऑफ हो गया। एक पल को हॉल में सब कुछ थम गया। हर किसी की निगाहें सार्थक पर थीं। और फिर उसने ठंडे स्वर में कहा, अब ये सिर्फ शादी छोड़ने की बात नहीं रही। कोई बड़ा खेल खेला गया है, और मैं इसे खत्म करूंगा। चैप्टर 22। अब आगे। शाम का समय। कपूर इंडस्ट्रीज मुंबई कॉर्पोरेट ऑफिस। बोर्डरूम के भीतर घड़ी की टिक टिक और लैपटॉप्स पर तेजी से भागती उंगलियों की आवाज के सिवा कोई आवाज नहीं थी। मगर उस खामोशी को चीरते हुए सार्थक की गूंजती हुई आवाज ने पूरे कमरे को हिला दिया। स्टॉक प्राइसेस हैंडल करो, ऐसे चलता रहा तो हम सड़क पर आ जाएंगे। उनकी आंखों में गुस्सा था, माथे की नसें तन चुकी थी। सामने बैठे सीनियर फाइनेंस ऑफिसर्स, मार्केटिंग हेड और इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट सब चुपचाप सिर झुकाए बैठे थे। इन्वेस्टर्स भी अपना हाथ पीछे खींच रहे हैं। सार्थक ने टेबल पर हाथ पटका, सिर्फ एक अफवाह ने हमारी इमेज हिला दी। अगर हम अब भी कंट्रोल नहीं कर पाए, तो समझ लो, सब खत्म। बैठक का माहौल भारी था। हर कोई स्क्रीन पर घूर रहा था, जहां कपूर इंडस्ट्रीज के नाम के आगे एक गहरा लाल तीर नीचे की ओर गिरता चला जा रहा था। रॉय ग्रुप्स। एक आलीशान पर बेहद शांत ऑफिस। बड़ी कांच की दीवारों के पीछे मुंबई का व्यस्त व्यापारिक दृश्य नजर आ रहा था। चमचमाती कुर्सी पर बैठा अद्विक रॉय, दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में जोड़े हुए, खामोशी से एक रिपोर्ट देख रहा था। पास में खड़ा उसका असिस्टेंट साहिल, कुछ कहने के लिए तैयार खड़ा था। जितना हो सके उतने कपूर इंडस्ट्रीज के शेयर्स खरीद लो, अद्विक ने शांत लेकिन बेहद तीखे स्वर में कहा। बहुत जल्द उनसे मुलाकात होगी, लेकिन इस बार हालात कुछ और होंगे। उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान फैल गई। वो जानता था, बिजनेस की दुनिया में कमजोरियों को हथियार में बदलने का नाम ही खेल था। कपूर इंडस्ट्रीज उसी वक्त। आर्यन धीमे कदमों से मीटिंग रूम में दाखिल हुआ। सारे लोग अपनी सीटों पर जमे हुए थे, लेकिन वो सीधे सार्थक के पास पहुंचा। वो उसके कान में झुककर बोला, रॉय ग्रुप्स हमारे शेयर्स खरीद रहे हैं। धीरे धीरे, मगर लगातार। अद्विक रॉय, कौन है ये? पता लगाओ, सार्थक ने कहा। आर्यन ने धीरे से सिर हिलाया। लंदन से आई फ्लाइट देर शाम मुंबई एयरपोर्ट पर उतरी थी। हल्की सर्द हवा और कोहरे ने शहर को घेर रखा था। उस महिला ने बिना समय गंवाए टैक्सी ली और सीधे उस ग्रे मैंशन की ओर रवाना हो गई, जहां उसका अतीत और उसका डर दोनों पल पल सांस ले रहे थे। टैक्सी के शीशे से मैंशन की विशाल आकृति दिखी। उसे एक सिहरन हुई। काश ये डर गलत हो, पर अंदर कहीं वो जानती थी कुछ बहुत गलत हुआ है। वो महिला दरवाजा खोले बिना एक क्षण भी नहीं रुकी, सीधे मैंशन के मेन गेट से भीतर दाखिल हो गई। सवेंस उसे देखकर हैरान रह गए, पर उसके चेहरे की दृढ़ता देख कोई कुछ कह न सका।
उसने सीढ़ियां दौड़ते हुए चढ़ी, जैसे उसका दिल खुद को किसी कड़वी सच्चाई के लिए तैयार कर चुका हो। कमरे का दरवाजा थोड़ा खुला था और सामने का नजारा उसकी रूह कंपा गया। शिवांगी पलंग पर अधलेटी, उसके माथे पर पट्टियां, होठों के किनारे हल्की सूजन, बाएं कंधे पर पट्टी और बाहों पर हल्की खरोंचों के निशान। हे भगवान, उसके होठों से निकला, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें उस युवक पर टिक गईं। अद्विक, वो शिवांगी के पास बैठा था, कुछ शांत पर शायद छुपे हुए अपराधबोध से भरा। पर उस महिला का धैर्य टूट चुका था। वो तेजी से कमरे में दाखिल हुई और अद्विक के सामने खड़ी होते ही चटाक, एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर पड़ा। अद्विक का चेहरा एक ओर झुक गया। सन्नाटा, इतना गहरा कि शिवांगी ने सिहर कर अपने होठों पर हाथ रख लिया। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं, वो कुछ नहीं समझ पा रही थी। अद्विक की आंखें नीचे झुक गईं, होंठ भींचे हुए। महिला की आवाज कांप रही थी, पर शब्दों में मां जैसी चेतावनी थी। अद्विक, ये सब क्या है? क्या किया तुमने इसके साथ? कमरे की हवा ठहर सी गई थी। शिवांगी धीरे से बोली, आप क्या कर रही है? इन्होंने मेरी जान बचाई है। महिला ने उसकी ओर देखा। उसकी मासूम आंखें, घायल चेहरा और बेबस भाव। उसका दिल एक पल के लिए कांप गया। जान बचाई, वो फुसफुसाई, फिर वापस अद्विक की ओर मुड़ी। या अपनी साजिश शुरू की। अद्विक अब तक खामोश था। उसने एक गहरी सांस ली, फिर उस महिला की आंखों में देखा। मैंने कुछ गलत नहीं किया। हादसा हुआ था, मैंने इसे मरने नहीं दिया। महिला की आंखें कुछ देर के लिए नम हो गईं। अगर तुम्हारी नीयत वाकई साफ है, तो ये लड़की मेरी जिम्मेदारी है अब। आज से, हर फैसला मैं लूंगी। अद्विक का चेहरा कठोर हो गया, पर वो कुछ नहीं बोला। शिवांगी के लिए ये सब किसी सपने जैसा था। वो इन दोनों के बीच के रिश्ते को नहीं समझ पा रही थी। क्या आप मेरी कोई रिश्तेदार हैं? उसने धीमे से पूछा। महिला उसकी ओर बढ़ी, शिवांगी के सिर पर हाथ रखा। मैं तुम्हारी अपनी कुछ नहीं हूँ, पर अब तुम्हें ऐसे ही नहीं छोड़ सकती। अद्विक ने उसका हाथ पकड़ा और बोला, बुआ माँ आपसे कुछ बात करनी है, चलिए। मेंशन का स्टडी रूम, कमरे की दीवारों पर पुरानी किताबें, लकड़ी की अलमारी और बीच में एक पुराना ग्लास टॉप टेबल। टेबल पर एक गोल्डन कलम, एक रजिस्टर और फाइलों का अंबार फैला था। कमरे के कोने में लगी पुरानी घड़ी लगातार टिक टिक कर रही थी। बाहर हल्की बारिश की बूंदें खिड़की पर गिर रही थीं। वो महिला सिया गंभीर और व्याकुल थी। उसने अद्विक को भीतर बुलाया और दरवाजा बंद कर दिया। दोनों कुछ देर तक बिना बोले एक दूसरे को देखते रहे। अद्विक की आंखों में धधकता हुआ रोष था, सिया की आंखों में डर नहीं, चिंता थी। सिया बोली, धीरे लेकिन सीधी आवाज में, सच में तुमने उसे बचाया, या बस अपने मकसद के लिए जिंदा रखा? अद्विक के होठों पर एक कड़वी मुस्कान आई। उसने कोट की जेब से एक फोल्डेड पेपर निकाला और टेबल पर रख दिया। मैरिज सर्टिफिकेट। सिया की आंखें चौड़ी हो गईं। मैंने उससे शादी कर ली है। लीगल डॉक्यूमेंट्स पूरे कर लिए हैं। अब आप मुझे उससे दूर नहीं कर सकती, वो मेरी लीगल वाइफ है। वो टेबल पर हाथ रखकर आगे झुकता है। उसकी आवाज में अब नरमी नहीं, बल्कि एक धुआंधार जिद थी। रही बात उसे बचाने की, तो जो दर्द मैंने बचपन से आज तक सहा है, अब वो सहेगी। एक एक टीस, एक एक छीन लिया गया सपना अब उसी की जिंदगी का हिस्सा बनेगा। इतनी जल्दी नहीं मारूंगा उसे। नहीं, अब वो जीकर चुकाएगी मेरी माँ बाप की मौत की कीमत। सिया की आंखों में आंसू चमकने लगे। वो बौखलाई नहीं, पर टूटी हुई जरूर दिखी। माँ भी बोलते हो, और मेरी सुनते भी नहीं। 20 साल पहले जो हुआ, उसमें उस बच्ची की क्या गलती? बोलो अद्विक, क्या गलती थी उसकी? अद्विक का चेहरा सख्त हो गया। उसकी मुट्ठियां भिंच गईं। तो क्या मेरी गलती थी बुआ माँ? उसने शब्द चबाकर कहे। क्या मेरी गलती थी कि मेरी माँ रो रो कर मरी, और मेरे पापा ने खुद को खत्म कर दिया? वो अब लगभग चीख रहा था। संयम कपूर ने सब कुछ छीन लिया, और उसकी बेटी को तुम निर्दोष बता रही हो। अब वो चुकाएगी हर चीज की कीमत। तुम्हारी इंसानियत मेरे रास्ते में आई तो। वो एक पल को रुका। उसकी आवाज धीमी हुई, लेकिन ठंडी और नुकीली हो गई। तो तुम जानती हो, मैं क्या कर सकता हूँ? एक गहरा सन्नाटा छा गया। सिया की आंखों से आंसू बह चले, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। अद्विक मुड़ा, और भारी कदमों से कमरे से बाहर चला गया। चैप्टर 23। अब आगे। शिवांगी सधी हुई नजरों से बाहर देख रही थी, सामने मेंशन का गार्डन, जो बहुत खूबसूरत था, लेकिन उसे उसमें कोई रंग नहीं दिख रहा था। उसकी उंगलियां कांपती हुई धीरे धीरे उसके कानूनी डॉक्यूमेंट्स पर रखी थी। एक कागज, जिस पर उसका नाम और किसी और के साथ उसके संबंध का सबूत था, शिवांगी रॉय। उसके होंठ फड़के।
क्या मैंने कुछ गलत साइन कर दिया? उसका दिल बैठ गया। फ्लैशबैक, शिवांगी के होश में आने के बाद कमरे में डॉक्टर फिर से आया था। वो नब्ज देख चुका था, आंखों में टॉर्च डाल चुका था। मिस्टर रॉय, डॉक्टर ने अद्विक की ओर मुड़ते हुए कहा, इनकी याददाश्त फिलहाल शॉक में है। मैं रिकमेंड करूंगा कि इन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाए। एमआरआई और ब्रेन स्कैनिंग जरूरी है। तभी हम जान सकेंगे कि लॉन्ग टर्म मेमोरी पर असर कितना हुआ है। अभी केवल सही बातें याद नहीं आ रही, लेकिन अंदर कुछ गहरा दबा है। ये धीरे धीरे सामने आएगा। अद्विक कुछ नहीं बोला, बस सिर हिलाया। डॉक्टर चला गया। कमरे में अब सन्नाटा था। शिवांगी धीमी आवाज में बोली, मुझे कुछ भी याद नहीं, लेकिन आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? अद्विक ने जेब से मोबाइल निकाला। उसने स्क्रीन शिवांगी की ओर कर दी। हर न्यूज चैनल पर एक ही ब्रेकिंग न्यूज चल रही थी। शिवांगी कपूर, देश की मशहूर बिजनेस फैमिली की बेटी, अपनी ही शादी से भागी। संयम कपूर की इकलौती बेटी लापता। शिवांगी के चेहरे पर भय और अविश्वास उतर आया। क्या मैंने सच में ऐसा किया? उसने नम आंखों से पूछा। वो स्क्रीन पर अपना चेहरा देख रही थी, वही चेहरा, वही आंखें, लेकिन एक ऐसा नाम जो उसके भीतर बिल्कुल अजनबी सा लग रहा था। मैं किसी से शादी करने जा रही थी। किससे? क्यों भागी? वो एक ही वक्त में 100 सवालों में घिर गई। अद्विक एक पल उसकी आंखों में झांक कर बोला, तुम मुझसे प्यार करती थी, शिवांगी। शिवांगी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। क्या? हाँ, अद्विक ने गहरी सांस ली। तुम्हारी शादी जबरदस्ती तय की जा रही थी, और तुम मुझसे मिलना चाहती थी, भागना चाहती थी, हमारे लिए। उसने अचानक जाकर अलमारी खोली, एक फोल्डर निकाला और टेबल पर ला रखा। देखो, यही हमारे शादी के डॉक्यूमेंट्स हैं। शिवांगी धीरे से उन कागजात की ओर झुकी। नाम, डेट, सब कुछ वहां था। अद्विक की आवाज फिर गूंजी, हम आज ही शादी करने वाले थे, पर फिर वो हादसा, और अब तुम मुझे पहचानती ही नहीं। वो कुछ देर रुका, फिर उसकी तरफ झुककर बोला, तो क्या अब मुझसे शादी नहीं करोगी? वैसे भी तुम घर नहीं जा सकती, न ही उन्हें सब बता सकती हो, क्या कहोगी? शिवांगी के होंठ कांपे। उसकी आवाज जैसे गले में अटक गई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा, पर आपकी आंखों में मुझे झूठ नहीं दिखता। क्या सच में हम? अद्विक ने उसकी ओर हाथ बढ़ाया। अगर तुम चाहो, तो मैं आज भी तैयार हूँ, तुम्हारे साथ जिंदगी बिताने के लिए। एक पल, एक लंबा सन्नाटा, फिर शिवांगी ने कांपते हुए हाथों से कागजात पर दस्तखत कर दिए। अद्विक की आंखों में एक चमक आई, पर यह चमक सिर्फ खुशी की नहीं थी, वो जीत की थी। वो कागज लेकर पलटा, चेहरा अब भी शांत, पर आंखें कह रही थीं, तुम इतनी मासूम क्यों हो, शिवांगी? इतनी आसानी से जो दिखता है, उसे ही सच मान लेती हो। फ्लैश बैक एंड। शिवांगी खिड़की के पास खड़ी सब सोच रही थी। चैप्टर 24। अब आगे। शिवांगी अपने ख्यालों में डूबी खिड़की के पास खड़ी थी। बाहर आसमान से बारिश की बूंदें जमीन पर गिरती और कांच पर फिसलती जा रही थी। उसने धीरे धीरे खिड़की के शीशे को खोला। एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे को छू गया, जैसे किसी भूले रिश्ते की पहली याद लौट आई हो। उसने कांपते हाथ से खिड़की से बाहर हाथ निकाला। बारिश की बूंदें उसकी हथेली पर गिरी। उसका चेहरा कुछ पल को सुकून से भर गया। कितनी शांत है ये बारिश। पर इस शांति में कुछ ऐसा था जो उसे बेचैन भी कर रहा था। उसी क्षण पीछे से एक नर्म आवाज आई, शिवांगी। वो चौंकी नहीं, लेकिन मुड़ी। खाना खा लो, दवाई भी लेनी है। उसने देखा, अद्विक दरवाजे के पास खड़ा था। हाथ में लकड़ी की ट्रे थी जिसमें एक सफेद बोल में गर्म दलिया रखा था, साथ में एक चम्मच और पानी का गिलास। वो सीधा उसकी ओर नहीं देख रहा था। उसका चेहरा बेहद शांत, संयमित और शायद थोड़ा थका हुआ था। शिवांगी ने उसकी ओर देखा, फिर ट्रे की ओर। उसकी आंखों में कुछ पल के लिए संशय उभरा, फिर वो धीरे से मुस्कुराई, फीकी पर सच्ची। आप हर बार खुद ही खाना लाते हैं मेरे लिए। अद्विक उसके पास आया, ट्रे टेबल पर रखी। तुम बीमार हो, और अब मेरी जिम्मेदारी भी। शिवांगी चुप हो गई। उसने ट्रे की ओर देखा, फिर धीरे से कुर्सी खींचकर बैठ गई। चम्मच उठाते हुए वो बोली, मुझे नहीं पता मैं इससे पहले क्या खाती थी, पर दलिया अच्छा लग रहा है। अद्विक मुस्कुराया, लेकिन उस मुस्कुराहट में एक अजीब सी थकावट थी। शिवांगी ने एक चम्मच लिया, और फिर अचानक उसकी नजर अद्विक की ओर उठी। कभी कभी लगता है, आप जो कह रहे हैं, वो सब सही है। लेकिन कभी कभी लगता है, जैसे कुछ बहुत जरूरी बातें अभी भी छिपी हैं मुझसे। अद्विक के चेहरे पर हल्की कठोरता आ गई, लेकिन वो तुरंत उसे छुपा गया। शायद, अभी सब याद नहीं आ रहा। वक्त लगेगा। उसने नजर फेर ली।
शिवांगी ने एक और निवाला लिया। मौन भारी था, पर कुछ जुड़ भी रहा था। बारिश अब भी हो रही थी, लेकिन खिड़की के भीतर एक रिश्ता या तो पनप रहा था, या बहुत गहराई से टूटने के लिए बन रहा था। अद्विक ने शिवांगी के हाथ से चम्मच ली, फिर अपने हाथ से उसे खिलाने लगा। चलो, अब एक निवाला। उसने चम्मच में दलिया भरकर उसकी ओर बढ़ाया। शिवांगी हंसी नहीं, पर उसकी आंखों में एक मासूम सी कोमलता आ गई। वो चुपचाप मुंह खोलती है और निवाला लेती है। तुम्हें मेरे हाथ से खाना अच्छा लग रहा है? अद्विक ने हल्के से मुस्कुराते हुए पूछा। शिवांगी बोली नहीं, सिर्फ कंधे उचका देती है। शायद इसलिए कि मुझे खुद पर भरोसा नहीं, लेकिन आप पर है। और ठीक उसी पल दरवाजे की आड़ में खड़ी थी सिया। उसके हाथ में चाय की प्याली थी, पर अब वो हाथ थिटके हुए थे। आंखें पल भर के लिए नम हो आईं। वो चुपचाप देख रही थी। अद्विक की आंखों में उस वक्त कोई गुस्सा नहीं था, कोई बदला नहीं, बल्कि एक बेहद सधा हुआ स्नेह, एक संयमित कोमलता जो उतनी ही खतरनाक थी जितनी शांत झील की सतह के नीचे छुपी गहराई। सिया ने खुद से फुसफुसाकर कहा, इतना अच्छा बनकर क्या साबित करना चाहता है तू अद्विक? कि तू बदल गया है, या सिर्फ उसके भरोसे के साथ खेल रहा है? उसकी उंगलियां प्याली पर कस गईं। इस लड़की की मासूमियत तुझे क्यों नहीं रोकती? क्यों तू वही कर रहा है जो तेरे साथ हुआ था? अंदर कमरे में अद्विक अब धीरे धीरे उसे दवा देने लगा था। उसका स्पर्श बेहद नर्म था, आवाज में वही देखभाल जो किसी अपने की होती है। शिवांगी, बस कुछ दिन और, सब ठीक हो जाएगा, उसने कहा। शिवांगी ने उसकी आंखों में देखा। आपके साथ सब ठीक लगता है? बाहर सिया ने धीरे से मुंह फेर लिया। उसकी आंखों में आंसू थे। काश ये सब सच होता। काश तू वाकई उसे अपना मान रहा होता, न कि सिर्फ उसे तकलीफ देने का एक जरिया बना रहा होता। कपूर मेंशन आशी का कमरा, रात का दूसरा पहर। चांद की रोशनी बालकनी में छिपकी हुई थी, और हवाओं में हल्की सी ठंडक थी। आशी दोनों हथेलियां बालकनी की रेलिंग पर टिका कर खड़ी थी। उसकी आंखें सामने के अंधेरे को देख रही थी, पर मन कहीं और था। बाल हल्के हल्के हवा में उड़ रहे थे, और उसकी आवाज धीमी लेकिन ठोस थी। आरवी, पता लगाओ, शिवांगी आखिर रातों रात कहाँ गायब हो गई? उसके स्वर में चिंता से ज्यादा एक रहस्यमयी बेचैनी थी, जो किसी राज की तरफ इशारा कर रही थी। जैसे ही आशी ने फोन से बात खत्म की और पलटी, वो ठिठक गई। सार्थक कमरे में खड़ा था। एक पल को जैसे वक्त थम गया। आशी का चेहरा पल भर को सख्त हुआ, लेकिन उसने तुरंत सामान्य बनने की कोशिश की। उसने फुर्ती से अपना फोन अपनी पैंट की पॉकेट में डाल लिया, लेकिन वो फोन वो नहीं था जो वो रोज इस्तेमाल करती थी। सार्थक की नजरें तेज थी। उसने हर हरकत नोट की थी। तुम किससे बात कर रही थी? उसका स्वर सीधा था, लेकिन उसमें हल्का शक भी छुपा था। आशी बिना झिझक बोले, मैंने भी अपनी टीम को शिवांगी को ढूंढने के लिए लगाया है। जितने ज्यादा लोग होंगे, उतना आसान रहेगा ना? उसने मुस्कान के साथ कहा, पर उसकी आंखें वो नहीं बोल रही थी जो उसके होंठ कह रहे थे। सार्थक कुछ पल चुप रहा। उसने आशी की आंखों में झांका, जैसे कोई जवाब खोज रहा हो। लेकिन आशी अब तक उस मास्क के पीछे पूरी तरह लौट चुकी थी। बोलने से पहले वो पहले ही कुछ और कर चुकी थी। आशी ने अलमारी से एक नाइट सूट निकाला और वॉशरूम की ओर चली गई। वो जानती थी पीछे खड़ा सार्थक अब भी उसे देख रहा था। कुछ देर बाद वो बदले कपड़ों में बाहर आई, बाल खुल चुके थे। बिना कुछ कहे वो सीधा बिस्तर पर लेट गई। चेहरे पर अब थकावट और चुप्पी का एक नकाब था। सार्थक वही बालकनी के पास जाकर खड़ा हो गया। उसने ऊपर आसमान की ओर देखा, चांद अब बादलों के पीछे छिप रहा था। क्या ये संयोग था, या कोई इशारा? वो चुपचाप चांद को निहार रहा था, पर दिल और दिमाग दोनों आशी की तरफ घूम रहे थे। अगली सुबह ग्रे मेंशन। अद्विक शिवांगी को लेकर उसके चेकअप के लिए हॉस्पिटल गया था। पीछे से सिया उसके रूम में मैरिज सर्टिफिकेट ढूंढती है, लेकिन कुछ नहीं मिला। सिया स्टडी रूम में पुराने ट्रंक, बंद अलमारियां, कुछ जर्जर किताबें, और एक कोना जहां सिया चुपचाप खड़ी थी। उसके हाथ में वो फाइल थी, वही फाइल जिसमें अद्विक ने शिवांगी से साइन करवाई थी। बड़ी मुस्कत से मिली। इतना परफेक्ट कैसे हो सकता है ये सब, जब लड़की को अपना नाम तक याद नहीं? उसने फाइल के पन्ने पलटे। शिवांगी के दस्तखत थे, लेकिन उनमें आत्मविश्वास की कमी झलक रही थी। नाम साफ लिखा था, लेकिन साइन कम पाए हुए थे। उसने गहरी सांस ली और पस से अपना मोबाइल निकाला। उधर से किसी ने कॉल उठाया। हेलो मिस्टर मेहता, सिया बोल रही हूँ, सिया रॉय। दूसरी ओर से कुछ क्षण की चुप्पी, फिर पहचान की आवाज आई। अरे सिया जी, इतने सालों बाद, सब ठीक? नहीं,
उसने संयमित आवाज में कहा। एक इमरजेंसी है, मुझे एक मैरिज सर्टिफिकेट की जांच करवानी है, बिल्कुल प्राइवेट, और जल्दी। अभी भेज दीजिए, मैं देख लेता हूँ। नहीं, सिया ने मोबाइल की स्क्रीन पर अद्विक की तस्वीर की ओर देखा। मैं खुद लेकर आऊंगी, और एक बात और, किसी को भनक नहीं लगनी चाहिए, खासकर रॉय हाउस से किसी को भी नहीं। वकील का ऑफिस, शाम 6 बजे। सिया ने अपना चेहरा दुपट्टे से ढांका था। वो सीधे मिस्टर मेहता के ऑफिस पहुंची। लकड़ी की अलमारी, ढेरों फाइलें, और एक वही पुरानी वफादारी। वकील ने दस्तावेज देखे, कुछ देर तक पढ़ता रहा, फिर धीरे से सिर उठाया। ये पेपर देखने में सही लगते हैं, लेकिन एक दो चीजें अजीब हैं। जैसे, देखिए, उसने एक डेट की ओर इशारा किया। इस शादी की तारीख के दिन न तो लड़की के परिवार की कोई साक्षी है, न कोई रजिस्ट्रार का नाम साफ है। और सबसे बड़ी बात, उसने धीरे से एक पॉइंटर रखा। इन सिग्नेचर की स्ट्रोकिंग और पेन प्रेशर एकदम अलग है। ऐसा लगता है जैसे जबरन या मानसिक भ्रम की स्थिति में साइन करवाया गया हो। सिया की सांस अटक गई। क्या आप ये साबित कर सकते हैं कि ये शादी कानूनी तौर पर अवैध है? वकील ने धीमे स्वर में कहा। अगर लड़की कोर्ट में आकर कह दे कि उसने होश में साइन नहीं किया था, तो ये शादी रद्द हो सकती है। और हाँ, ये क्रिमिनल केस भी बन सकता है। ग्रे मेंशन। रात हो चुकी थी। मेंशन के एक कोने में खड़ी सिया खामोशी से शिवांगी को देख रही थी, जो बालकनी में अद्विक के साथ बैठी थी, हंसने की कोशिश कर रही थी। तू हंस रही है बच्ची, और तेरा भरोसा धीरे धीरे उसे अपना बना रहा है। पर अब मैं चुप नहीं बैठूंगी।